Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are with a positive mood. We are going to study chapter number 20, that is methods of measuring national income. बहुत 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 बच्चे मुझे मैसेज किया पर्सनली कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि सर प्लीज़ 20 चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर ले आइए। तो मैं ये कोशिश करूँगा आपको डिटेल से समझाने की, ठीक है। वैसे आपको थ्योरी से ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें जो बेसिक इस बार आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके पढ़ के जाइए। हर एक मेथड के आप 10 से 15 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप इनको थ्योरी को एक बार पढ़ के या दो बार पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर यू ऑल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20, दैट इज मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो बेसिकली नेशनल इनकम होता क्या है, सिंपल टर्म्स में पूरे हमारे भारतवर्ष की इनकम या पूरे देश की इनकम, किसी भी देश की इनकम बेसिकली, तो उसको इकोनॉमिक्स में कैसे बेसिकली उसको इवॉल्व किया जाता है या कैसे फाइंड किया जाता है। इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं आपके, ठीक है। वो तीनों मेथड यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके इस बार सिलेबस में आपका मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपका जो ध्यान देने वाली बात है आपको कि इसमें क्या आपके स्टेप्स हैं हर एक मेथड के और क्या प्रिकॉशंस होते हैं और क्या डिफिकल्टीज है बेसिकली। तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही है आपका, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं वो थोड़े बेसिक लेवल के करने हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं करने। सो दिस इज दिस ईयर सिलेबस बेसिकली। बाकी मैं आपको थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, दैट इज national income is often considered as the most comprehensive measure of how well economy is performing। तो ये लेक्चर देखिए थोड़ा सा लंबा होगा। बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप शॉर्ट बनाइए करिए, आप बहुत बोरिंग हो जाता है। देखिए उन बच्चों के लिए आप प्लीज़ फिर कोई दूसरा चैनल रेफर कर सकते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो बच्चा पढ़ना चाहेगा डेफिनेटली दे कैन, तो आप टाइम लेके आइए मेरे पास अगर आते हैं तो लेक्चर पे मेरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम आपको पता है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है किसी भी इकोनॉमी कैसा मतलब परफॉर्म कर रही है। वेदर हम एक इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, उनका जीडीपी देखते हैं। तो आज की डेट में जैसे यूएस का जीडीपी सबसे हाई माना जाता है, देन चाइना, देन वी हैव द अदर कंट्रीज ऑल्सो, इंडिया इज ऑल्सो ऑन द टॉप 5 लेवल, राइट। तो ये एक इंडिकेटर है कि हमारी कंट्री, कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी कर रही है, वो प्रॉस्परस हो रही है, या यू कैन से इट इज़ अ मेजर ऑफ बेसिकली डेवलपमेंट, राइट। इट इज़ नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट दैट देयरफॉर इज टू मेजर नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री अस टू हैव आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। सो मेजरिंग नेशनल इनकम इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड गाइगेंटिक टास्क। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत ही एक्सट्रीम एंड कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। मैनी थिंग, बहुत लोग ये समझते हैं कि इसे बहुत ईजी होता है बेसिकली ये चीज़ परफॉर्म करना, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क है, ओके। एंड इंडिया इट इज़ परफॉर्म्ड बाय Central Statistical Organization CSO. Clear? However, the economists have devised various ways of estimating national income. In fact, national income estimates are made इन एवरी कंट्री these days। तो आजकल हर कोई देश आपको पता है अपना जीडीपी, अपना जो डाटा है बताता है या जीडीपी को कैलकुलेट करता है, ओके। इन इंडिया आपको पता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है बेसिकली कैलकुलेट करती है इसको इंडिया में, ठीक है। एंड इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू एग्जामिन हाउ द इकोनॉमिस्ट मेजर डिफरेंट countries national income that is generated from production। while measuring national income it is important to keep in mind that national income is taken the sense of national net product and factor cost। देखिए जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 8 तरह के जो आपके नेशनल इनकम है, आप कह सकते हो जो पूरे हमारे जो नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, बेसिकली नॉट नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट होते हैं, काइंड ऑफ नेशनल इनकम है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर जो है हमारे इंडिया में उसको हम नेशनल इनकम को एज ए नेशनल इनकम रिगार्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ उन 8 में से सिर्फ एक को ही हम नेशनल इनकम मानते हैं बेसिकली, दैट इज NNP एट FC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा फाइंड द नेशनल इनकम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल आपको क्या निकालना है, NNP FC निकालना है, और कौन से मेथड से दिया होगा, जो भी मेथड से दिया होगा उससे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब आगे आगे हम जाके मेथड पे पढ़ेंगे क्या 3 मेथड्स हैं। सो 3 वेज होते हैं टू मेजर द नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी नो दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द इकोनॉमी, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि हम जो भी कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनी गुड वी कैन से, ठीक है, मोबाइल फोन से लेके, चिप से लेके, फर्नीचर से लेके, उसमें क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, बेसिकली एंटरप्रेन्योर, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फैक्टर इनकम, और जो जो उसमें फैक्टर आपके लगते हैं उनको क्या मिलती है, फैक्टर इनकम है। अगर लेबर है तो उसे क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी, ठीक है। टू द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द इनकम अर्नड और इनकम जनरेटेड आर स्पेंड ऑन द कंज्यूमर एंड द कैपिटल गुड। और बाद में क्या होता है, जो उसे कंज्यूमर होता है या कोई भी होता है, या तो उसे कंज्यूमर गुड्स खरीदता है या तो कैपिटल गुड्स खरीदता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब डे टू डे जो कंज्यूमर यूज़ करता है, ठीक है, जैसे उसके जो खाने पीने का सामान हो गया, ठीक है, तो दीज आर कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे कार हो गई या बड़े बड़े घर हो गए, ठीक है, दीज आर द कैपिटल गुड्स, जो उसे कई मतलब काफ़ी टाइम तक चलते हैं एंड इट इज़ वेरी हाई अमाउंट, ओके। सो लाइक एसेट्स एंड ऑल, ओके, दैट आर द कैपिटल गुड्स। तो थस प्रोडक्शन गिव आर राइज टू इनकम एंड इनकम गिव राइज टू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल फॉलो हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी इकोनॉमी होती है उसके 3 फेस होते हैं, 3 फेस, ओके। यहाँ पे फेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसेस, ओके।
थ्री फेसेस आर देयर। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग काम करेंगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कंपनियों में प्रोडक्शन होगा, कंपनियों में कुछ गुड्स बनेंगे तो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वहाँ से इनकम जनरेट होगी, इनकम वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, और खर्च करने के बाद डेफिनेटली फिर से जब उन्हें फिर से नीड होगी तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक सर्कल चलती रहती है और ये सर्कल चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी चीज़ इसकी ब्रेक होती है तो ये पूरी साइकिल ही टूट जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से सिंपल सी बात है कि हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं बेसिकली एनएनपीएफसी, तो हम यहाँ आप कह सकते हो नेशनल इनकम, तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम तीनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितना भी पूरे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसे हम टोटल करते हैं तो उसे बोलते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है पूरे देश में, अगर उसको हम ऐड कर दिया जाए टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को बेसिकली, तो दैट विल बी नेट प्रोडक्ट, और यू कैन से वैल्यू एडेड मेथड, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा होता है हमारा इनकम मेथड। मतलब पूरे अगर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लगे हैं, या जितने भी, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं हमारे पूरे कंट्री में, अगर सबकी इनकम को ऐड कर दिया जाए, मैं अपनी इनकम ऐड कर दूँ, आपकी इनकम ऐड कर दूँ, तो सबकी ही इनकम ऐड कर दूँ तो वो सिंपली देश की इनकम बन जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसको यूज़ करके जो आप निकालेंगे दैट विल बी इनकम मेथड। एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब कि लोग जितना भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेसिकली ये तीनों ही आपके तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं इकोनॉमी में। आप तो प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड कर लो, या इनकम की वैल्यू को ऐड कर लो, या एक्सपेंडिचर की वैल्यू को ऐड कर दो। अगर तीनों ही इक्वल हैं आपस में, मतलब इसको ये यूज़ करके, ये यूज़ करके और ये यूज़ करके, तीनों ही यूज़ करके अगर आपका सेम आंसर आता है तो उसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है। कि इक्विलिब्रियम आपका क्या है, मतलब तीनों में बेसिकली इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हो भी सकता है, पॉसिबल भी हो, और नहीं भी हो सकता, नहीं भी पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तीन तरीके होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, और तीनों तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, एक होता है नेट प्रोडक्ट वैल्यू, ओके, दैट इज नेट प्रोडक्ट मेथड, और यू कैन से वैल्यू एडेड मेथड, नेक्स्ट इज इनकम मेथड, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीन मेथड आपके। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो तीन आपको पता लगे। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, नेट हम क्या करते हैं, नेट वैल्यू ऐड कर देते हैं, जितने भी हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, जितने भी टाटा बिरला जो भी कंपनी से प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सब की हम क्या करते हैं, वर्थ को बेसिकली उनके प्रोडक्शन की वर्थ को ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या सिंपली आ जाता है नेशनल इनकम। एंड कुछ प्लस माइनस करते हैं, वो आगे बता दूंगा आपको। तो बेसिकली यहाँ से हमारा निकलता है वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट है इनकम मेथड, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। ऑल द फैक्टर इनकम, ध्यान रखना है यहाँ पे फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर इनकम वो सब ऐड नहीं होगी, मतलब जो लोग मेहनत से कमा रहे हैं पैसा, बेसिकली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कमा रहे हैं, उसको आप सबको ऐड करना है, तो वो आपका आ जाएगा इनकम मेथड। थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जितना भी लोग डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे जो खर्च करते हैं, बेसिकली उसकी फाइनल वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेसिकली तीन तरीकों से आप क्या है, किसी भी देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ नेट वैल्यू प्रोडक्ट और द वैल्यू एडेड मेथड। सो नेट प्रोडक्ट मेथड मेजर्स, अब इसकी डेफिनेशन आप जरूर कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी टेक्निकल है। ठीक है, सो नेट प्रोडक्ट मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एट द प्रोडक्शन स्टेज। तो प्रोडक्शन स्टेज पे आपको पता है, आपको ये हम इसी स्टेज पे बेसिकली ऐड करके हम क्या कर लेते हैं, नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो नेट प्रोडक्ट और द वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम एज अ सम टोटल ऑफ द नेट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड एट द फैक्टर कॉस्ट और नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली आपको क्या है, देखिए इसको मैं आपको फॉर्मुले बेस से समझा दूंगा आगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या कह रहा है कि नेट जो प्रोडक्ट है, बेसिकली जो नेट प्रोडक्ट है या वैल्यू एडेड मेथड है, वो क्या करता है, नेशनल इनकम करता है सम टोटल करके जो नेट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, मतलब जितने भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट है उनकी जो नेट प्रोडक्शन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट, हमारे दो तरह के कॉस्ट होते हैं इकोनॉमी में, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितना उसको बनाने का खर्चा लग रहा है वो वैल्यू ऐड करेंगे हम। ठीक है, जितना उसको मार्केट में जिस वैल्यू पे बेचा जा रहा है वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू एडेड हो जाती है, प्रॉफिट वगैरह, टैक्सेस वगैरह, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर कॉस्ट में लेंगे, मतलब किसी भी गुड को जो प्रोड्यूस करने का बेसिकली खर्चा क्या है उसकी वैल्यू को हम यूज करते हैं। ठीक है, और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बेसिकली, ठीक है, प्रोड्यूसिंग विद इन द ऑल डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, प्लस इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, दैट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जितना पैसा बाहर के लोग अर्न करके वहाँ पे जो बिजनेस है या वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करके जो इंडिया में ला रहे हैं बेसिकली, वो भी हम पैसा ऐड कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ आपको चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्शन यूनिट एंड क्लासिफाइंग दैम इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। ठीक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेटिंग द नेट फाइनल आउटपुट ऑफ द नेट वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। देखिए इतना ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब है। ठीक है,
आपको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का पता होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज स्टेप वन। स्टेप वन में सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही है, वो कौन से सेक्टर में हो रही है। तो सबसे पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या है आपका, कहता है प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूस कमोडिटीज़। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके आपके जो हैं बेसिकली कमोडिटीज़ हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंडर होती हैं, वो आपकी क्या आएंगी, आपकी जो फर्स्ट सेक्टर दैट इज प्राइमरी सेक्टर के अंडर आएंगी। मतलब प्राइमरी सेक्टर के जो कुछ आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, दैट विल कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे प्रोडक्शन यूनिट जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके क्या करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया हमारा, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज अ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोडक्शन यूनिट्स विच प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल एंड विच इज प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, प्राइमरी सेक्टर से मिलेंगे, है ना। मतलब रॉ मटेरियल तो नेचर से मिलते हैं, उसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, एक प्रोसेस करके क्या करते हैं, एक फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, एक कॉटन तो हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, हम उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके क्लॉथ बना देते हैं, कॉटन को क्लॉथ में चेंज कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस है आपका कॉटन को क्लॉथ में चेंज करने का, वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, इंडस्ट्रीज में आएगा, बेसिकली इंडस्ट्रीज काम करेंगी, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, थर्ड है आपका दैट इज अ टर्शरी और द सर्विस सेक्टर। सो दिस सेक्टर प्रोवाइड्स अ वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन टेंजिबल सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली नॉन टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं, हमारी सर्विसेज होती हैं। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसे आप क्या कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो इसको कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बेकार पढ़ा रहा हूँ, वो जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे। तो बेसिकली आप इसे फील कर पा रहे हो, तो वो सब हमारा क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हमारा ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, सर्विस सेक्टर के अंडर होती हैं। तो अब आपको पता लग गया कि कोई भी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है या तो वो प्राइमरी सेक्टर में होगी, या वो क्या होगी हमारी सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी, या फिर होगी वो टर्शरी सेक्टर या किसी भी सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द नेट वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइजेस। अब हम क्या करेंगे, नेट वैल्यू एडेड निकालेंगे। अब नेट वैल्यू एडेड क्या होता है, वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं इसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो मान लीजिए कि उस जैसे मान आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट है। ठीक है, पार्ले जी का क्या है, बिस्किट है। अब पार्ले जी के बिस्किट में आपको पता है फ्लोर यूज़ होता है, शुगर यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं। तो आपने इसकी वैल्यू, पार्ले जी की वैल्यू ही हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम अपनी नेशनल इनकम निकालेंगे तो अब इसकी वैल्यू ₹10 है, तो बस इसमें 10 ही लेंगे, क्योंकि इसमें जो आटा वगैरह प्रिजर्वेटिव शुगर वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि ₹10 ये है, ₹2 आटे का हो गया, ₹1 आपके शुगर का हो गया। ये चीज़ हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इससे तो मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब ये डबल हो जा रहा है, डबल काउंटिंग हो रही है। ₹10 में भी ₹2 इंक्लूड है और ₹2 आपने अलग से काउंट कर दिए। तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखना कि जो फाइनल वैल्यू है प्रोडक्शन की, ठीक है, वही इंक्लूड की जाती है आपकी, ध्यान रखिएगा। तो देयरफॉर वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच एंटरप्राइजेस। वी इंसिस्ट ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट डू नॉट इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो इंटरमीडिएट गुड है, ताकि वो ना हो, आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हुए, जैसे पार्ले जी को बनाने के लिए आटा जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें वो इंक्लूड दोबारा ना हो जाए। मतलब इसकी भी वैल्यू इंक्लूड कर ली आपने, इनकी वैल्यू भी इंक्लूड कर ली, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स। वो सब आपके इंक्लूड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अवॉइड द डबल काउंटिंग, ताकि डबल काउंटिंग ना हो, आपकी इसका भी काउंट कर दिया आपने, इनका भी काउंट कर लिया, तो वो पैकेट ₹20 का हो जाएगा। जब आपने जस्ट मतलब हुआ तो प्रोडक्शन ₹10 का, आपने ₹20 काउंट कर लिए, है ना, तो वो आपका जो डाटा है वो गलत दिखाएगा। सो इन प्रैक्टिस डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड बाय टेकिंग अ वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइजेस। तो हम क्या करते हैं इसलिए नेट वैल्यू एडेड लेते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो सारे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड। ध्यान रखिएगा, जितने भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए, डेफिनेशन जरूर आप कर लेना, याद कर लेना, आ सकता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आर द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड एज इनपुट्स एट द फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये इनपुट तरह के यूज़ किए जाते हैं, है ना, ये आगे फिर फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, पार्ले जी का बिस्किट तो एंड प्रोडक्ट है ना, वो जो आप लेके उसे खाते हो तो वो तो एंड प्रोडक्ट है। उसमें जितनी भी चीज़ें बनने में लगती हैं इसको, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे थस एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो मारुति उद्योग है वो स्टील उद्योग है, वो स्टील बाय करती है, टायर बाय करती है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इनपुट होते हैं कार में, उसे बाय करके एक प्रोड्यूसर कार बनाती है। तो अब हम जब अपने देश की इनकम निकालेंगे, मान लीजिए कि एक ही कार प्रोड्यूस हो रही है पूरे देश में और कुछ नहीं प्रोड्यूस हो रहा, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिपोथेटिकल एग्जांपल, कि पूरे देश में सिर्फ एक कार ही प्रोड्यूस हो रही है, तो कार की वैल्यू है आपकी ₹5 लाख।
ठीक है, फैक्टर कॉस्ट की ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस की नहीं, फैक्टर कॉस्ट, मतलब 5 लाख रुपए उसे बनने में लगा। तो हमारे देश की इनकम सिंपली कितनी हो जाएगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, अब आप इसमें ये इंक्लूड नहीं करोगे कि टायर की वैल्यू मतलब 2000 है तो फिर से इसमें 2000 ऐड कर दोगे, वो तो भैया ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना, 5 लाख तभी तो बने हैं 5 लाख, ये सब की वैल्यू इंक्लूड हो गई बनी है ना, तो दोबारा ऐड नहीं करनी है, डबल काउंटिंग नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो वैल्यू एडेड बाय द मारुति उद्योग इज अ वैल्यू ऑफ कार प्रोड्यूस्ड बाय इट लेस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड लाइक स्टील टायर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, वो सब माइनस कर देना है आपको, अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कहीं तो। चलिए, द एस्टिमेशन ऑफ द नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट, अब ध्यान रखिए यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करनी है। फैक्टर कॉस्ट समझते हैं ना, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मतलब फैक्टर मतलब बनाने का खर्चा, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस, मतलब वो चीज़ कितने में बेची गई, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, हमने इंक्लूड करना है कितने में उसका बनने का खर्चा बेसिकली कितना है, उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस, अब ध्यान रखिए इसमें ग्रॉस, ये द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट बाय ईच एंटरप्राइज इज एस्टिमेटेड, तो हम कैसे निकालते हैं, सिंपली हम क्या कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट को मार्केट प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज कैलकुलेटेड बाय द एडिंग सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स, तो बेसिकली वैल्यू एडेड को एक और तरीका होता है निकालने का, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आप वैल्यू एडेड को कैसे निकाल सकते हैं, एक ये भी तरीका होता है, हम सेल्स को ऐड कर दें प्लस डेल्टा स्टॉक को ऐड कर दें, तो वो हमारा वो भी हो क्या, हमारा क्या निकल के आता है, वैल्यू एडेड निकल के आता है। ठीक है, द वैल्यू एडेड सो कंप्यूटेड इज कॉल्ड ग्रॉस, ध्यान रखिएगा ये ग्रॉस होती है, ग्रॉस कहने का मतलब है कि इसमें से अभी हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो वो ग्रॉस वैल्यू होती है। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए 5 लाख की कार है, 5 लाख की एक गाड़ी है, तो उसकी जो वैल्यू है हर साल एक माइनस होती रहती है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, हर साल उसकी कुछ वैल्यू माइनस होती रहती है। ठीक है, मतलब अगर आपने 5 लाख रुपये, तो अगले साल मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख की ही जाएगी, 50,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो 50,000 होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर ग्रॉस में से आपको नेट में आना है तो आपको यहाँ से क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, नेट में। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, सो और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गया। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, तो हमारे जो, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट दे रखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट दे रखा है तो आप कोई भी इंटरमीडिएट गुड को यहाँ पे ऐड वापस नहीं करेंगे। लेट सपोज इसकी वैल्यू है 500, ठीक है, और आपको डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, क्योंकि हमें तो नेट वैल्यू चाहिए होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें नेट वैल्यू ही लेना होता है, तो हम सिंपली मान लीजिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पे 100 है और इसकी वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट हमके 500 दे रखी है, और यहाँ पे एक और चीज़ दे दी गई है, लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी का रुपीज़ 500 है, मान ली 50 रुपीज़ है, सॉरी, तो आप क्या करेंगे, 50 रुपीज़ 500 में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉस में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है इंक्लूड हो गई होगी, तो सिंपली आप नेट निकालने के लिए जो 500 में से आप सिंपली 100 माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 500 में से आप सिंपली 100 माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका ये ग्रॉस आउटपुट है। ठीक है, ग्रॉस आउटपुट है आपका, ओके, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट है। अब हमें नेट निकालने के लिए, नेट वैल्यू आउटपुट या नेट वैल्यू जो एडेड है वो निकालने के लिए आप इसको माइनस कर देंगे, तो 400 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में ध्यान रखना, ऑलरेडी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स सारे इंक्लूड होते हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ से डिडक्ट क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना होता है। ठीक है, ओके, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द एंटरप्राइजेस इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट द यूज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो जितना भी आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन आता है वो आपका निकालना जरूरी होता है। सो वी नीड टू डिडक्ट द इंटरमीडिएट कंजप्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस इन, तो हमें जितनी भी हमारी जो इंटरमीडिएट कंजप्शन आएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट कंजप्शन आता है तो आपको उसमें उसको माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, मैं अभी बताया था कि ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो अगर आपको कोई इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको दिया होगा, ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो फिर तो आप छोड़ देंगे वैसे ही, लेकिन अगर दिया होगा तो उसको आप माइनस कर देंगे, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट दैट इज अ नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस बाय ईच एस्टिमेट, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको क्या बोलता है, अगर आपका नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली टैक्सेस को माइनस कर देंगे, हम यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे लेके आएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो आपको पता ही है कि क्या कर एनआईटी आपको निकालना पड़ता है, एनआईटी को माइनस करना पड़ता है, मार्केट प्राइस है तो एनआईटी क्या होता है हमारा, सिंपली हमारा इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है, दैट इज कॉल्ड द एनआईटी, तो एनआईटी आप माइनस कर देंगे किससे, एमपी से, मार्केट प्राइस से, तो आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आएगा, वही हमें चाहिए होता है। तो आपको मोटा मोटा पता लग गया। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड दे रखा है तो उसमें से माइनस क्या करेंगे आप, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, ध्यान रखना है आपको, अगर आपको वो दे रखा है, अगर ये एमपी पे दे रखा है, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी पे दे रखा है, तो इसमें से अगर आपका वो दे रखा है, आपको नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, तो वो भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, डेप्रिसिएशन और नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको, जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ द ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका एक और फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो आप लिखोगे सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, ठीक है, ये भी होता है। चलिए अब स्टेप 3 क्या है, देखो एस्टिमेटिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें हम यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकालना है। सो बाय एडिंग द नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन सेक्टर, वी गेट द नेट वैल्यू एडेड द फैक्टर कॉस्ट ऑफ दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर, द सम टोटल ऑफ द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट by all the industrial enterprises in the domestic territory of a country gives us the net domestic product at factor cost। तो बेसिकली वेरी सिंपल कि हम क्या करेंगे, जब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट सारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की ऐड कर देंगे, किसकी, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे कंट्री की, तो वो हमारी सिंपली क्या बन जाएगी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगी, एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। सो नाउ स्टेप 4 एस्टिमेटिंग द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको पता है काफ़ी इनकम हमारी अब्रॉड से भी होती है। तो जो हमारा ये आया है एनडीपीएफसी, हम इसमें जब क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे, तो मतलब ये तो डोमेस्टिक है, हमारे जो देश में ऑपरेशन हो रहा है उसी को ऐड करके आया है। जब हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, एनएफआईए मतलब जो हमें बाहर का पैसा है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। और हमें यही बेसिकली यहाँ पे निकालना है। तो क्लियर हो गया। तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, आपका एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एनडीपीएफसी दे दिया गया है, ठीक है, एनडीपीएफसी दे दिया गया है, इसमें आपको पूछा गया है, और एनएफआईए भी दे दिया गया है, एनएफआईए भी दे दिया गया है, तो इन दोनों को ऐड करके आप क्या निकाल देंगे, नेशनल इनकम निकाल देंगे या एनएनपीएफसी निकाल देंगे, ठीक है। सो नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो मैंने आपको बोला था तीनों सेक्टर के हम इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, प्लस एनएफआईए जब ऐड कर देंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम के बराबर होगा। ये सारे फॉर्मुलेस आप ध्यान में रखते जाइए, जितने भी ऊपर फॉर्मुलेस आ रहे हैं इसको पढ़ते जाइए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसके कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है फाइनल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब जैसे मान लीजिए कोई खेती कर रहा है, कोई किसान है वो खेती कर रहा है, तो उसने मान लीजिए जैसे 5 क्विंटल में से लेट सपोज 50 किलो जो अनाज है वो अपने लिए रख लिया है, तो क्या आप इसको माइनस करेंगे, नहीं, इसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये भी तो प्रोड्यूस्ड हुआ ही है, भले उसे मार्केट में नहीं लाया गया है लेकिन प्रोड्यूस तो हुआ है, इसको भी इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, ये आपको ध्यान में रखना है। सो वैल्यू ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, जैसे किसान है, ठीक है, कोई भी मतलब अगर उसे सेल्फ कंजप्शन के लिए वो यूज़ कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो ध्यान रखिएगा वो भी क्या होगा, कोई भी गुड यूज़ कर रहा है तो वो 100% किस में आएगा, आपका एस्टिमेशन में आएगा, ठीक है। सो देयर वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड। नेक्स्ट है ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स सच एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर आपका कोई अपना फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल हाउस है बाय हाउस होल्ड, एक आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है बाय एंटरप्रेन्योर, अगर उसकी खुद की है तब भी उसकी वैल्यू को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। थर्ड को ध्यान रखना है आपको, वी शुड इंक्लूड द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। कई बार क्या होता है, हम जैसे मान लीजिए हमारा घर है, तो हम अपने घर को रेंट थोड़ी देते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर कोई दूसरा बंदा रहने आएगा, किराएदार आएगा, तो उससे रेंट लेंगे। तो डेफिनेटली देखा जाए तो वो हाउस क्या कर रहा है, एक तरह का रेंट प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, भले आप उसे दो या ना दो, अगर आपका है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इम्प्यूटेड रेंट उसको बोलते हैं, जो ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, इम्प्यूटेड रेंट भी इंक्लूड होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन आएगा, टॉपिक है, दैट इज अ सर्विस ऑफ द हाउस वाइफ। अब मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है ना, वो क्या कर रही है, घर पे काम कर रही है। अगर वो एक रेस्टोरेंट में काम करती तो डेफिनेटली उसको पैसे मिलते कि नहीं मिलते, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सर्विस ऑफ द हाउस वाइफ है वो इंक्लूड नहीं की जाती है, ओके। इट इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन, सो देयर इज नो वे ऑफ इवेल्युएटिंग दी सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो गुड्स हैं जो फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए वो इंक्लूड हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज हमारा जो अपने जो फिक्स्ड असेट्स हैं जो हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं उनकी वैल्यू भी इंक्लूड करते हैं। थर्ड है जो इम्प्यूटेड रेंट होता है, मान लीजिए आपकी खुद का कोई फैक्ट्री होती है, ठीक है, तो आप अगर आपकी दूसरे की किसी फैक्ट्री होती तो आपको रेंट देना पड़ता, लेकिन आपकी खुद की फैक्ट्री तो उसको वो भी आपको इम्प्यूटेड रेंट पे आप उसको काउंट करेंगे प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ द जो हाउस वाइफ्स हैं उनको इंक्लूड हम नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ओके। फिफ्थ है दैट इज नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें जितने भी सेकंड हैंड गुड्स हैं, लेट सपोज आपने कार खरीदी 2010 में, ठीक है, और आपने अब जाके 2021 में या 22 में कह सकते हैं, ये 22 में आपने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या जो सेल की हुई वैल्यू है, मान लीजिए 5 लाख थी, अब बिकी आपकी 2 लाख में, तो 2 लाख वैल्यू इंक्लूड होगी, नहीं होगी नेशनल इनकम में, क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख हमारी इंक्लूड हो गई थी 2010 की नेशनल इनकम में। तो अगर हम दोबारा उसको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे, तो डबल काउंटिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी। इसलिए जो सेकंड हैंड की जो चीज़ें हैं, गाड़ियाँ जो खरीद फरोख्त होती है,
ठीक है, गाड़ियाँ जो बिकती हैं उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते, उस कार की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कोई जो एजेंट है, मान लीजिए उसने आपको गाड़ी दिलाई है, पुरानी की 2 लाख की गाड़ी उसने दिलाई, तो वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा, आपसे भी कर सकता है, जो बेच रहा है उससे भी कर सकता है, दोनों से भी कर सकता है। तो उसकी जो इनकम है, क्योंकि उसने एक अपनी मेहनत से कमाई है, उसने मतलब एक काम करके बेसिकली एक फैक्टर इनकम है, वो इंक्लूड होगी, ध्यान रखिएगा। वो 2022 के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, ध्यान रखिएगा। हाउएवर द इंक्लूड ऑफ द कमीशन ऑफ द ब्रोकर, तो ब्रोकर कौन हुए, जो बेसिकली आपके फैसिलिटेट कर रहे हैं सेल और परचेज को, तो उनकी जो इनकम हुई, उनको जो आप पैसा दोगे, कुछ परसेंट दोगे, मान लीजिए 2,000 रुपये दे दिए, तो 2,000 रुपये हमारे 2022 की नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। 1,98,000 भैया 1,98,000 आपके इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो 2010 में इंक्लूड हो गया होगा। सिक्स्थ जो छठी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेल एंड परचेस ऑफ द बॉन्ड्स एंड शेयर, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस ये कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सिंपली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। मतलब आपने एक टाटा के 500 शेयर ले लिए, तो कुछ नया प्रोड्यूस थोड़ी हुआ है, बस आपकी जो वहाँ उसकी ओनरशिप है 500 शेयर की आपके पास आ गई है, तो इट इज़ जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, है ना। तो ये कुछ एडिशन हमारे नेशनल इनकम में कुछ अलग चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बेसिकली, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते, ध्यान रखिएगा। जो इतने हमारे शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, तो अगर कई बार आपका 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या शेयर, बॉन्ड और शेयर इंक्लूड होता है प्रोडक्शन मेथड में, तो आप बोलेंगे नहीं होता। अगर पूछा जाता है कि क्या सेकंड हैंड चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आप बोलोगे नहीं होती हैं। अगर पूछा जाएगा कि जो सर्विस ऑफ द हाउस वाइफ्स को इंक्लूड किया जाता है, नहीं किया जाता। अगर पूछा जाएगा कि अगर कमीशन ऑफ द ब्रोकर जो इज इंगेज्ड इन द सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ द ओल्ड सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, इन द करंट ईयर, तो वो इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इंप्यूटेड रेंट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर अगर आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड यूज़ कर रहा है, वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 6 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अब कुछ डिफिकल्टीज़ भी है इसमें, हर चीज़ में डिफिकल्टी होती है, और इतना बड़ा टास्क है तो कितनी डिफिकल्टीज होगी इसमें, तो बहुत कम बताएंगे, वैसे बहुत ज़्यादा होती है, चलो खैर उस पर ज़्यादा जाएंगे नहीं। एक तो सबसे पहले होता है जो अनसोल्ड गुड्स हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, दैट इज एड टू इन्वेंट्री। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज ऑफ गुड इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज गुड्स रिफ्लेक्ट करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। However, there is a problem of valuation of inventories in the view of changes in the prices over time। तो अब दिक्कत क्या है, क्योंकि हर इसका प्राइसेस चेंज होता रहता है इन्वेंट्री का, है ना। कुछ कोई रीजंस की वजह से मान लीजिए गुड्स जो पड़े हैं इन्वेंट्री में, उसका प्राइस चेंज हो गया, तो वो उसको कैलकुलेट करना यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसका राइट प्राइस निकालना। दूसरा है एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पता है कि जो अगर मान लीजिए फिक्स्ड गुड्स हैं, आपके फिक्स्ड असेट्स हैं, उसकी वैल्यू हर साल क्या होती है, कम होती रहती है। तो अब इतने सारे गुड्स हैं, इतने सारे आपके पता है इंडिया में इतने सारे फिक्स्ड हैं, आप सबकी डेप्रिसिएशन को निकालना, वैल्यू करना कितना मुश्किल है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब वो जो स्पेशली जो कैपिटल गुड्स होते हैं, तो दैट वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट। सो लिखा है भी यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ डेप्री ऑल्सो प्रोसेस अ प्रॉब्लम वेदर इट इज़ अ वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट या आइदर और सच दैट द कॉस्ट प्राइस व्हेन कैपिटल गुड्स वर परचेस। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है सिंपली जिस कीमत पे उसे खरीदा जाता है, या उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब किस बेस पे बेसिकली यहाँ पे निकाला जाए, ठीक है। आइदर इट इज बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट या उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे एक आपकी डिफिकल्टी देखने को मिलती है। थर्ड है नेशनल इनकम अकाउंटेंट, जो बेसिकली अकाउंट करते हैं, जो पीपल जो होते हैं, जो नेशनल इनकम को बेसिकली ऐड करते हैं, दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट वेदर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक एजुकेशन। अब एजुकेशन को किसमें इंक्लूड करेंगे आप, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आर फाइनल प्रोडक्ट्स हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको आप कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखा जाए तो अगर ये कोई चीज़ है, ये फाइनल भी है, एजुकेशन एक तरह का किसी के लिए फाइनल भी है, किसी के लिए इंटरमीडिएट भी है, तो कैसे बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जाए, है ना, ये भी एक बहुत बड़ी डाउट है। नेक्स्ट है इन द मैनी केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो हम बोलते हैं कि भैया फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन आपको रियलिटी में सोचो कि इतने गुड्स बनते हैं, तो आपको क्या लगता होगा हम इंटरमीडिएट गुड्स सबके माइनस कर पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे, बहुत डाइसी पार्ट है ना, ये बहुत मुश्किल है। तो वेदर अ प्रोडक्ट इज अ फाइनल और इंटरमीडिएट गुड डिपेंड्स ऑन इस यूज़। तो बेसिकली हम पता कैसे लगता है कि कौन उसको यूज़ कर रहा है। जैसे हम आटा मान लीजिए, तो आटा भी, अब आटा खुद में भी एक क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड हो जाएगा, लेकिन एक जो बिस्किट बनाने वाला एक बेकर यूज़ कर रहा है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पाना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है फाइनली द लैक ऑफ एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा। ये तो हमें इंडिया में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना। मतलब रिलायबल डाटा कैसे कह सकते हैं, मैंने आप ऑलरेडी बताया, आप कैसे इतना सारी लाखों करोड़ों प्रोडक्शन को आप ऐड करके कैसे कह सकते हो, है ना, बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारा जो डाटा है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक होना चाहिए। तो आजकल कहते हैं डाटा इज़ द न्यू ऑयल, डाटा इज़ द न्यू ऑयल, इकोनॉमी में आजकल यूज़ किया जाता है, इसको बजट में बोला गया था, डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो राइट डाटा विल ऑलवेज लीड अ इकोनॉमी टू अ फेवरेबल चेंजेस, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया पूरा, हमारा यहाँ पे ख़त्म, हमारा नेशनल, हमारा सॉरी दैट इज़ अ
वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड कह सकते हैं, हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ इट इज़ एन इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा बेसिकली। ठीक है, बिकॉज आई यूजली टायर बिकॉज स्पीकिंग स्पीकिंग। ठीक है, सो थर्ड मैंने एक्सपेंडिचर मेथड ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने डिटेल में नहीं कराया, तो डिटेल में ही पढ़ा देंगे भैया, आपको ध्यान में रखना है। सो द लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम गिव अस यूजफुल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल अच्छी बात है। नेशनल इनकम बाय इंडस्ट्रियल ओरिजिन, हमें ये पता लग जाता है कि प्राइमरी का है, सेकेंडरी का, टर्शरी का है। सच दैट द डिफरेंट सेक्टर अलग, प्राइमरी का क्या शेयर है नेशनल इनकम में, हमें प्रोडक्शन मेथड से ही पता लगता है, राइट। फिर हमारा सेकेंडरी का क्या शेयर है, टर्शरी का क्या शेयर है। तो मान लीजिए एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डिफरेंट सेक्टर्स में जो नेशनल इनकम है वो कौन सा मेथड हमें एस्टिमेट करके दिखाता है, तो दैट इज अ वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। फॉर द एग्जाम्पल व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेशनल इनकम, तो ये सब कौन सा आपको वैल्यू एडेड मेथड बताएगा, ध्यान रखिएगा। इट विल ओनली टेल द वैल्यू एडेड मेथड, या जैसे कि बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड ही बताएगा आपको, इनका मेथड यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगे, एंड यू एंजॉयड द लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर। Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So we are going to study now in this particular lecture, that is income method. Previously I have already covered the product method or the value added method. So those who have not watched it और जिसको देखना है प्लीज़ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देखिएगा, वो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको पहले देख के उसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसको आप आए हैं तो इस पर देख लीजिए, फिर उसको आप देख सकते हैं आराम से। सो नेशनल इन मेथड बेसिकली, सो हम नेशनल इनकम फाइंड करेंगे, नेशनल इनकम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो आपको पता है हमारे इंडिया में जो एनएनपीएफसी को क्या माना जाता है, नेशनल इनकम का एग्रीगेट माना जाता है। ठीक है, तो इनकम मेथड में क्या करेंगे, बेसिकली हम जितनी भी इनकम्स हैं, मतलब सभी लोगों की हमारी कंट्री में, सबको ऐड कर देंगे, तो दैट विल गेट अ इनकम मेथड। इसकी कोई एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक से आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में डीपली पढ़ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है कि बहुत अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेनर, इसको यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सो देयरफॉर इट इज नेचुरल दैट द आउटपुट प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये नेचुरल हो जाता है कि हम क्या करेंगे, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी जो बेसिकली मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया है, उनमें हम कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे ही, है ना। सो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन गेट देयर शेयर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। तो हम उन्हें क्या देते हैं, फैक्टर इनकम देते हैं। मान लीजिए मैं कोई स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे सैलरी मिलती है, वो मेरी फैक्टर इनकम है। ठीक है, अगर रास्ते चलते हुए आप भिखारी को पैसे दे रहे हैं, तो क्या उसकी वो फैक्टर इनकम होगी, नहीं, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में उसने कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी में भाग नहीं लिया है। ठीक है, मेहनत की है उसने, भीख मांगना भी एक मेहनत का काम है, लेकिन क्या है बेसिकली उसने कोई ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की है, इसलिए वो उसकी फैक्टर इनकम नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जिसके रिस्पॉन्स में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, जैसे मतलब जो मेहनत कर, मतलब जो मतलब कोई ना मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है बेसिकली, है ना, किसी के अंडर काम कर रहा है या अपना काम कर रहा है बेसिकली, उसके एवज में जो उसे इनकम मिल रही है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कोई भी जो भत्ता मिलता है, कोई ओल्ड एज पेंशन, कोई विधवा भत्ता मिलता है, वो सब चीज़ें आपकी उनकी इनकम नहीं मानी जाती इनकम मेथड में। उसको लेकिन इनकम है, लेकिन इनकम मेथड में नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे हम क्लियर करेंगे, आगे पॉइंट भी है इसका। ठीक है, आगे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रखा है, सो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। Now the income method measures the national income at the face of factor payments made to the primary factors for the use of their factor services. Under this method, national income is calculated by adding up all the income generated in this course of producing national product. तो बेसिकली हम सिंपली कैसे क्या करते हैं कि जितने भी लोगों की हम सब जितने भी लोगों की फैक्टर इनकम्स को, सबकी इंडिया की फैक्टर इनकम्स को प्लस एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, सिंपली वी गेट द यू कैन से नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड. सो नेशनल इनकम इज टेकन द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स अकरिंग टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग द नेशनल प्रोडक्ट. तो जितने भी हमारे बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, तो बेसिकली उनकी जो भी इनकम है उनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी. तो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज स्टेप 1, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस. सो इन द फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय फैक्टर सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कि मतलब वेरियस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में कौन लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, माइनिंग में कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं, ट्रेड में कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, मतलब डिफरेंट जो भी उनकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, वो उनको हम क्लासीफाई कर लेंगे. अब दूसरी बात है, हम उनकी इनकम कैटेगरी को क्लासीफाई करेंगे. सेकंड स्टेज में द फैक्टर इनकम्स आर ग्रुप्ड अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, नेमली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. आपको पता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ठीक है, या और ऑर्गेनाइजेशन. सो अकॉर्डिंगली द फैक्टर पेमेंट्स कॉम्प्रोमाइजेस रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. तो लैंड को क्या मिलता है, आपको पता है रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को क्या मिलता है, कैपिटल के से डिनोट करते हैं वैसे इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे सी मतलब लिखेंगे कैपिटल ही, लेकिन अगर एक वर्ड से डिनोट करना हो तो कैपिटल के से करते हैं, आपको पता होना चाहिए. तो कैपिटल को हम कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और जो आपका एंटरप्राइजेस है उन्हें क्या मिलता है, आपको ध्यान रखना है,
प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जो ओनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। हाउएवर इन द नेशनल इनकम, लेकिन जब हम नेशनल इनकम हम अकाउंट करेंगे, जब हम फाइंड करेंगे तो हम इसे क्लासीफाई कर देते हैं 3 ब्रॉड एक्टिविटीज़ में। मैं थोड़ा जल्दी करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले लेबर इनकम, तो जितने भी लेबर हैं उनकी इनकम को हम एक साथ ऐड करते हैं, जिसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं। या लेबर इनकम मतलब जितने सैलरीड पर्सन है, जिन्हें मतलब रोज के रोज वेजेस जो दिहाड़ी वाले हैं वो भी इंक्लूड होंगे, प्लस जिनको सैलरी मिलती है पर मंथ, दे विल ऑल्सो इंक्लूडेड। सेकंड है जो कैपिटल और प्रॉपर्टी इनकम होती है, जिसे ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, जो रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वेरी सिंपल है कि मान लीजिए जिनका खुद का काम है, जैसे जो ठेली वाले हो गए, है ना, जिसको मतलब जितने भी ऑटो रिक्शा वाले, मतलब जो भी ऐसे इस टाइप से, मतलब अपना काम बेसिकली छोटा मोटा काम होता है, जिनका अपना छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, वो सब क्या होता है, मिक्स्ड इनकम होता है, ठीक है। बेसिकली मिक्स्ड इनकम मतलब कि मतलब आप कह सकते हो बहुत से लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब जैसे कोई छोटी मोटी जिसके ठेला है, उसने रजिस्टर थोड़ी कर रखा है, उसकी इनकम कितनी है, तो वो बेसिकली वो सारी हम एक जगह पे इंक्लूड कर देते हैं, उसे एंटर द मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ब्रॉडली 3 जगह पे हमारी होती है। एक तो होती है कि जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है वो होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड जो है कैपिटल और द प्रॉपर्टी इनकम और द ऑपरेटिंग सरप्लस, ध्यान रखिएगा। थर्ड है आपका मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब फर्स्ट है आपका दैट इज अ लेबर इनकम। अब लेबर इनकम या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि इतना डीप में आप पूछा नहीं जाएगा आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर इनकम, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होती है, लेबर इनकम होती है। बेसिकली दोनों के एक जैसे नाम है, ठीक है, लेबर इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक तो वेजेस और सैलरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन कैश। दूसरा है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे पीएफ का पैसा हो गया, वो भी तो उसकी इनकम मानी जाती है ना, तो वो भी इंक्लूड होगी इसमें। कंपनसेशन इन काइंड, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कुछ लेट सपोज, मतलब कई बार क्या होता है अगर कैश कम पड़ रहा है तो कोई उन्हें काइंड में देता है ना। लेट सपोज मैं आपको जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई लेबर है, कोई एग्रीकल्चर लैंड में काम कर रहा है, तो मान लीजिए ओनर के पास इतना कैश नहीं है, तो वो कहेगा चलो तू 500 रुपये तेरे थे, तो 250 रुपीज़ मुझसे कैश ले और 250 का मैं तुझे अनाज दे देता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरह की इनकम ही हुई, क्योंकि अगर उसे खरीदने जाएगा तो वो अनाज बेसिकली पैसे का ही मिलेगा, तो वो भी क्या होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होती है, क्योंकि उसने काम के करने के, वो भी एक तरह की उसकी फैक्टर इनकम ही है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे पीएफ हो गया, और कंपनसेशन इन काइंड, वो आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। फटाफट पढ़ लेते हैं। अब वेजेस एंड सैलरीज में क्या आता है आपका, ध्यान रखिएगा, इसमें सैलरी आती है, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट, बेसिकली पार्ट ऑफ द सैलरी है। सैलरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक डीए होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, एलटीसी होता है, एलटीए होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब आप अच्छी जॉब में जाएंगे तो आपको पर मंथ आपको सैलरी स्लिप दी जाएगी, है ना, उसमें बताया जाएगा ये आपका हाउस रेंट, ये डीए भी है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज सप्लीमेंट्री लेबर इनकम। सप्लीमेंट्री लेबर इनकम क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, ओके, जैसे पेंशन प्लान हो गया, प्रोविडेंट पीएफ हो गया, मैंने बोला था, ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, ग्रेजुटी हो गया। ग्रेजुटी मतलब होता है कि कुछ साल, जैसे मान लीजिए आपने 5 ईयर्स किसी इंस्टीट्यूट में काम किया, है ना, 5 साल काम किया, तो जब आप वहाँ से छोड़ते हैं तो कई रूल होता है कि मतलब वो क्या करते हैं, आपको एक मंथ की जो सैलरी है आपको एक्स्ट्रा देते हैं, मतलब एक तरह की ग्रेचुटी होती है, मतलब ग्रेटिट्यूड होता है कि आपने इतने टाइम काम किया। और ये अलग 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 जो है ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए कुछ होगी, किसी के लिए कुछ होगी, ठीक है। तो ग्रेजुटी बेसिकली जब मिलती है, जब आप छोड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत साल अगर आपने काम किया हो, तो आपको एक तरह का रिवॉर्ड, एक तरह का गिफ्ट तरह से दिया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मनी, वो भी आपकी इनकम ही होती है बेसिकली, दैट इज अ सप्लीमेंट्री लेबर इनकम। तो दे ऑल दीज कम्स अंडर द बेसिकली सप्लीमेंट्री लेबर इनकम्स। देन हम इससे ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज आपको मेन आपको चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसे पढ़ लेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट दैट इज अ पेमेंट टू एम्प्लॉइज इन द काइंड। जैसे कई बार क्या होता है, हम रेंट फ्री एकोमोडेशन दे देते हैं, फ्री मेडिकल सर्विसेज दे देते हैं, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे देते हैं, सब्सिडाइज फूड देते हैं, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो भी आप सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देते हो, तो वो सारी क्या होती है, इन काइंड माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन काइंड में क्या क्या आती है। अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो बच्चे आपने फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, मान लीजिए कोई आपकी कंपनी है ना, उन्हीं का स्कूल है आसपास, तो वो फ्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के वहाँ के स्टाफ के, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड पेमेंट और टू एम्प्लॉइज इन द काइंड। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैंने इसमें से आपको मैंने बता ही दिया है बेसिकली सप्लीमेंट्री लेबर इनकम में क्या क्या आता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन होती हैं, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन वैसे आपका ध्यान रखना है कि दे रिलेट टू द फैक्टर सर्विसेज रेंडेड बाय द रिसिपिएंट्स ऑफ दिस पेंशन प्रायर टू द रिटायरमेंट। हाउएवर ओल्ड एज पेंशन आर नॉट इंक्लूड। लेकिन ये आपके ध्यान रखिएगा, ये ओल्ड एज पेंशन जो होती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो जितनी भी तरह की आपकी ट्रांसफर पेमेंट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि वो वन साइडेड होती है, ठीक है। लेकिन बाकी जैसे आपकी हो गई, जैसे मान लीजिए पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये यहाँ से आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि in the form of the supplementary labor income in the form of employees contribution, not of employees, towards the social security schemes for employees such as
provision of retirement pension, provident fund, group insurance, gratuity, retirement benefits are included in the estimation of national income. These are like deferred wages. तो ये आपको deferred wages का मतलब होता है फ्यूचर, ये आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, क्योंकि अगर ग्रेजुटी मैंने आपको बता दिया फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगी, है ना. सो इन दे रिलेट टू द फैक्टर सर्विसेज रेंडेड बाय द रेसिपियंट्स बाय द पेंशन प्रायर टू द रिटायरमेंट. ओके राइट. तो लेकिन इसमें जो ओल्ड एज पेंशन है वो ध्यान रखिएगा, वो आपकी नहीं आती. ओल्ड एज पेंशन एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट मानी जाती है, क्योंकि तब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस. अब आप आते हैं नेक्स्ट में ऑपरेटिंग सरप्लस. क्लियर हो गया. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ये होती है हमारी बेसिकली कैपिटल इनकम एक तरह की होती है, जिसमें हमारा रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट होता है. सो इट इज़ अ इनकम ऑफ द ओनरशिप, बेसिकली जो ओनर की इनकम होती है अलग अलग तरीके से, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सरप्लस. क्लियर हो गया. सो इट इज नोन एज द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप. कैपिटल इनकम, इनकम जो क्या क्या इंक्लूड होता है? रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, रॉयल्टी होता है, डिविडेंड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता है, कॉर्पोरेशन बिफोर द कॉर्पोरेशन टैक्सेस होता है, प्रॉफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, रेंटल पेमेंट्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी रेंट जो हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? कैपिटल इनकम है, या आप कह सकते हो इनकम ऑफ द ओनरशिप. क्लियर हो गया. चलिए, द रेंटल पेमेंट्स आर द इनकम पीपल हु ओन द लैंड, या अगर आपकी कोई भी लैंड बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे रखी है तो उसकी जो इनकम होने वाली है आपकी रेंटल पेमेंट होगी. सो द इनकम फ्रॉम द रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑन लैंड as well as rent on building. It may be noted that a rent of self-occupied house in the form of imputed rent is also part of a rental income. जो imputed rent होता है, भले आपका अपना घर हो, आपकी अपनी बिल्डिंग हो, आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा है, that is imputed and that will be also included in the national income. The household may receive a rent when they rent out their houses. तो उन्हें पता ऑब्वियसली बात है कि जब वो रेंट देंगे, रेंट पे देंगे तो ऑब्वियसली बात उन्हें रेंट मिलेगा. So they may stay in the rented house where they have to pay, ऑब्वियसली बात है. ठीक है, therefore the rental income is taken as net rent. Okay, so royalty इनकम, रॉयल्टी इनकम आपको पता ही होती है, जब आप कोई राइट्स दे देते हैं. मान लीजिए जैसे डीपीएस आपने सुना होगा, मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ तो, है ना, तो उसमें अगर आप नाम यूज़ करते हैं तो आपको बेसिकली रॉयल्टी देनी पड़ती है. ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट आपको पता ही है. इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है कि इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द लैंडिंग टू द अदर्स. मान लीजिए आप कोई कैपिटल लैंड करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो उससे जो बेसिकली ब्याज मिलता है वो आपका क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट होता है. तो इंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं, मिलता भी है आपको, राइट. ओके, सो बिजनेस फर्म इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट पेड बाय द कमर्शियल बैंक्स. अब तो यहाँ पे कितने तरह से देखो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है ना. बिजनेस फर्म्स को गवर्नमेंट से मिल सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड से मिल सकता है, कमर्शियल बैंक से मिल सकता है, पेड जो कमर्शियल बैंक्स आपको पे करती है सॉरी. सो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वहाँ पे मिल सकता है. सो पीपल में बोथ रिसीव भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं. सो वी इंक्लूड ओनली द नेट. बेसिकली नेट का मतलब है बेसिकली जो आप रिसीव वाली पेमेंट को, पेमेंट से मतलब जितना आप रिसीव कर रहे हैं और वही जो कैटेगरी वाला उसमें से जो पे कर रहे हैं माइनस कर देंगे तो हमारा नेट आ जाएगा. क्लियर हो गया. सो रिमेंबर, इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट डेट, इंटरेस्ट पेड बाय द कंज्यूमर ऑन देयर बोरोविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट. ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्याज होता है इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट डेट और इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट डेट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन देयर बोरोविंग्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हेन दे आर ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट. तो ध्यान रखिए, ये दो चीज़ें होती हैं हमारी ट्रांसफर पेमेंट होती है. एक तो हमारा क्या है, दैट इज अ इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट डेट, जो गवर्नमेंट डेट पे ऊपर इंटरेस्ट होता है, एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन देयर बोरोविंग्स. क्लियर. तो ये दोनों आपके इंटरेस्ट है बेसिकली, दैट आर इंक्लूडेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट्स. क्लियर हो गया. एंड नॉन फैक्टर इनकम रिस्पेक्टिवली, तो ये आपकी नॉन फैक्टर इनकम मानी जाती है. सो इनकम अर्नड बाय द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स इज नोन एज इनकम. तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है, किसी भी ओनर की जो इनकम होती है बेसिकली उसका प्रॉफिट ही होता है. क्लियर हो गया. तो वो उसकी इनकम मानी जाती है एक एंटरप्रेन्योर की. ठीक है. ओके, नेक्स्ट दैट इज इट इंक्लूड्स. अब इसमें क्या क्या आता है? कॉर्पोरेशन टैक्स आता है उसे, क्योंकि प्रॉफिट पे आपको पता है कॉर्पोरेशन टैक्स भी लगता है. अगर वो 100 रुपये आज की डेट में कमाता है तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 रुपये सरकार ले जाती है उसे कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेशन टैक्स इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिकली प्रॉफिट. ओके, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो कई बार क्या करता है जो एक ओनर होता है, 100 रुपीज़ में से कुछ पार्ट, मान लीजिए 10 रुपीज़ है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में डाल देता है, क्योंकि वो क्या करता है अपना प्रॉफिट में कुछ उसे बचा लेता है कि मान लो कोई मिस हैपनिंग हो जाए या कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा डेप में चले जाए तो उस समय वो पैसा यूज़ कर सकता है एमरजेंसी कंडीशन में. तो कॉर्पोरेशन टैक्स आपको पता है गवर्नमेंट प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है. ध्यान रखिएगा, जैसे इनकम टैक्स, आईटी टैक्स, इनकम टैक्स हमारा जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे लगता है, वैसे ही कॉर्पोरेशन टैक्स जो है इसके किस पे लगता है? बेसिकली प्रॉफिट पे लगता है. जो ओनर्स, जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन जो प्रॉफिट कमाते हैं उनके बेसिकली जो इनकम या प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाता है, दैट इज अ कॉर्पोरेशन टैक्स. और डिविडेंड क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. तो डिविडेंड क्या है? मान लीजिए कंपनी आपका पैसा कमा रही है तो जो भी इसके शेयर होल्डर्स है उसको भी बेसिकली कुछ पार्ट मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड. तो ये आपको बताना चाहिए. तो लार्ज कंपनीज डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देयर एंटायर इनकम टू द स्टेक होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. दे कीप सम पार्ट ऑफ द इनकम विद द फॉर्म ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पता ही है. तो एक तरह की कॉर्पोरेट सेविंग होती है दैट आर यूज्ड फॉर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी. तो इट इज कैन बी यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इट कैन बी यूज्ड फॉर द
यू कैन से इमरजेंसी कंडीशंस ऑल्सो। तो पूरा कुल मिला के जितना भी जो ओनरशिप से इनकम होती है, आप कह सकते हो कैपिटल से इनकम होती है, या आप कह सकते हो ऑपरेटिंग सरप्लस है, वो दो तरह से आपको डिफाइन कर दिया जाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और आपका इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपके एंटरप्रेन्योर आपको पहली बात तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आपने जो कमाया, जो आपका प्रॉफिट है बेसिकली, ठीक है, या आपने कुछ प्रॉफिट जो है रख लिया साइड में। नेक्स्ट है डिविडेंड, मतलब मान लीजिए कि जितने भी उसमें से स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो भी एक तरह के वो भी एक तरह के क्या ओनर ही माने गए उतने हिस्से के, तो उनको पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी है, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट आपको कॉर्पोरेशन टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये भी बेसिकली इनकम होगी, राइट। इनकम किसकी होगी? सरकार की होगी, बेसिकली है तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही, सो दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द आपका इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। भले ही बाद में ना मिलता हो, लेकिन इट इज इंक्लूडेड इन द इनकम, क्योंकि इनकम से ही कट होता है। नेक्स्ट आपका दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल सकता है, ब्याज मिल सकता है, अगर मान लो आपने अपना कैपिटल किसी को मतलब आपको किसी को ऐसा मतलब ऐसा लोन दिया तो आपको ब्याज मिलता है। रॉयल्टी मिलती है, मैंने बता दिया, अपना अपना नेम यूज़ करने दे रहे हो, फ्रेंचाइजी यूज़ करने दे रहे हो अपने नाम से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको रॉयल्टी मिलती है बेसिकली। तो ये आपका एक तरह का ध्यान रखना है, आपको याद रखना है ये सारे, ठीक है। तो उसका एक तरीका है RIP, याद रखिएगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फिर रॉयल्टी, फिर कॉर्पोरेशन, फिर डिविडेंड, ठीक है, एंड देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कई बुक्स में प्रॉफिट से भी शो होता है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, ठीक है। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं, दैट देन लास्ट इज अ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मैंने बोल दिया कि मिक्स्ड इनकम होती है कि जैसे मान लीजिए कि इनकम विच इज़ पार्शियली इनकम एंड पार्शियली कैपिटल इनकम। जैसे छोटे मोटे जितने आपके जैसे हो गए जो ट्रेडर्स होते हैं, छोटे मोटे आपके कह सकते हो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एंड जो आपके कह सकते हो जो रोज़ के प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, है ना, जिनके छोटे मोटे शॉप्स होती हैं, छोटे मोटे जो रेडी ठेले वाले, तो इनकी जो इनकम होती है बेसिकली वो मिक्स्ड इनकम होती है। मिक्स्ड इनकम इज कंपोस्ट ऑफ लेबर इनकम एंड कैपिटल इनकम। तो उनकी जैसे मान लो जो रेडी वाला है उसकी मेहनत है, वो बेचारा रेडी चला के जाता है, प्लस उसमें कुछ कैपिटल पैसा भी लगाता है, तो दोनों ही आपको देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है। तो ये होती है मिक्स्ड इनकम, तभी इसका नाम मिक्स्ड है, ठीक है। तो ये आपकी मिक्स्ड इनकम के अंडर आती है। अब देखिए स्टेप 3 है आपका एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। तो अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक तो हमारे भारत में से जो बेसिकली इनकम आ रही है, और एक बाहर से इनकम आ रही है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से वाला पैसा अलग होगा, और जो हमारे देश में जो पैसा कमाया जा रहा है वो अलग होगा। तो वो आपको वेरी सिंपल इन थर्ड स्टेज कि जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज एस्टिमेटेड इनकम पेड आउट बाय ईच प्रोड्यूसर एंटरप्राइज इज एस्टिमेटेड एडिंग टुगेदर थ्री काइंड्स ऑफ इनकम्स, नेमली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो बेसिकली जब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो बेसिकली वेरी सिंपल है कि ये कैसे आपका निकल के आएगा, यहाँ से ये तीन चीज़ों को ऐड करके आएगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस आपका मिक्स्ड इनकम। तो तीन चीज़ों को ऐड करके आपका क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, तीन चीज़ों को ऐड करके जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, एक तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम आ जाएगा, ठीक है। और जो चौथी हमारी कैटेगरी है दैट इज अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ठीक है। तो ये हमारा बाहर का पैसा, जो बेसिकली बाहर जो हमारे इंडिया के लोग जो रह के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बेसिकली वो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ठीक है। NFIA मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम इतना डीपली हमें नहीं पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। तो वेरी सिंपल, हम अल्टीमेटली फॉर्मूले पे आते हैं। नेशनल इनकम में क्या आएगा? ये तीन आएंगे बेसिकली। ये हमारा है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, ये हमारा है डोमेस्टिक इनकम बेसिकली, और ये हमारा है बेसिकली बाहर का NFIA, ठीक है। तो ये हमारे तीनों, हमारे देश में तीन तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। पहले डोमेस्टिक ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, दूसरा कैपिटल इनकम जो है ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड है मिक्स्ड इनकम। तो दिस आर कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम, और से बाहर के पैसे के साथ ऐड कर देते हैं तो टोटल जो पैसा हमारा निकल के आ जाएगा वो हमारे देश का पैसा आ जाएगा, दैट इज नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले है वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड वी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग टू आइटम्स दे कॉन्स्टिट्यूट इन काइंड। सबसे पहले वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं अगेन इसमें आपको इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट है इंप्यूटेड रेंट, आपको पता है ऑलरेडी, जो है अपने भले अपने घरों में भी रह रहे हैं उसका ब्याज रेंट भी आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी मान लीजिए कोई ओनर है, ठीक है, वो अगर उसकी कोई भी गाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो उससे जो भी बेसिकली उसका जो भी रिवार्ड है वो सब आपका इंप्यूटेड वैल्यू में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उसका फैक्ट्री उसकी खुद की है, ठीक है, मतलब ज़मीन उसकी खुद की है, लैंड की, मतलब ओनर ही, मतलब ज़मीन जो है बेसिकली लैंड जो है वो ओनर की ही है, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो रेंट है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, भले ही वो ओनर की है। नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट, आपका बेसिकली जितने भी ट्रांसफर पेमेंट है वो नहीं आएगा, ध्यान रखें, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट इन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी आपके मान लीजिए कुछ भी असिस्टेंट गवर्नमेंट देती है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है, कोई फ्लड्स आ जाता है ना, किसी को मतलब जो भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, ये ट्रांसफर पेमेंट है, ये एक साइडेड पेमेंट है, सरकार को इससे वापस कुछ नहीं मिलता, कुछ वो प्रोड्यूस करके नहीं देते। ओल्ड एज पेंशन है, तो ये सब इंक्लूड नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इलीगल इनकम, जैसे मान लीजिए कोई आपकी इलीगल, आप स्मगलर हो, तो कई लोगों का एम होता है स्मगलर बनना, ठीक है, तो आपकी इनकम इंक्लूड नहीं होगी। मान लीजिए आपने सुपारी ले ली किसी की 1 करोड़ की, कि इसे मैं मार दूंगा, तो वो जो 1 करोड़ की इनकम आपकी नहीं मानी जाएगी। गैम्बलिंग की, ठीक है, इलीगल जो आर्म्स, मतलब कुछ भी इलीगल आप काम करते हैं, तो वो अकाउंटेबल नहीं होता, तो वो जब अकाउंटेबल नहीं होगा तो आप उसकी इनकम कैसे ऐड कर देंगे? क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो नेशनल डेप्ट होता है इस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर इनकम। इसे इनकम ट्रांसफर इनकम का माना जाता है ऑन द अजम्पशन दैट गवर्नमेंट बोरोइंग इज यूज्ड फॉर द कंजप्शन पर्पसेस। क्योंकि गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट आपको पता है लोगों के लिए मतलब प्रोडक्टिव मतलब गवर्नमेंट जो पैसा लगाएगी वो अनप्रोडक्टिव वर्क पे भी लगा सकती है ना, कुछ देखभाल में लोगों की हेल्प करने के लिए, तो उसका जो ब्याज है वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट ऑन द लोन्स टेकन टू मीट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कई बार क्या होता है जो सरकार का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको पूरा करने के लिए बेसिकली ब्याज लिया जाता है, ठीक है, टू मीट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट्स अ नॉट फैक्टर इनकम। तो बेसिकली इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज फैक्टर सॉरी मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया सेकंड हैंड बॉन्ड शेयर्स, इससे मिलने वाली इनकम भी आपकी नहीं होगी क्योंकि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दी ट्रांजेक्शन ओनली चेंजेस इन द ओनरशिप। तो इससे ओनरशिप ही चेंज होती है लेकिन जिससे कमीशन जो होगी वो आपकी शो होगी। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वाले मेथड में बताया था कमीशन चार्ज विल बी ऑलवेज शोन ऑन इट, ठीक है, नेशनल इनकम में हमारी शो होगी। नेक्स्ट दैट इज अ प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। जो प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट होता है जैसे सच एज पॉकेट मनी गिवन बाय पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, मनी गिवन बाय एल्डर्स टू चिल्ड्रन, आपको जो गिफ्ट्स मिल जाते हैं वो सब चीज़ें भी आपकी क्या होती है, इट इज़ मेयरली बहुत छोटा सा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी क्या है आर एक्सक्लूडेड, इसे बिल्कुल हटा दिया जाता है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज बहुत ही छोटा ट्रांसफर है ना, 5 रुपये दे दिए किसी को, आपके दादाजी आए 100 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, दैट इज़ मेयर ट्रांसफर, कोई बुरे कोई कुछ खास बड़ा असर नहीं नेशनल इनकम पे ले आएगा वो। नेक्स्ट दैट इज विंड फॉल गेन्स। क्या होता है, इनकम फ्रॉम द लॉटरीज हो गया, केबीसी में चले गए, तो वो सब आपकी क्या है, आपके ध्यान रखिएगा वो इनकम में ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं की गई है, ठीक है। सो इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम वी इंक्लूड द प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्टिंग द वी इंक्लूड द प्रॉफिट। ध्यान रखना प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे बिफोर डिडक्टिंग द कॉर्पोरेशन टैक्स। देयरफॉर कॉर्पोरेशन टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली। ये नहीं हो रहा कि आपने प्रॉफिट दे दिया तो उसमें फिर से वापस कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड कर दिया है। नोट इफ द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द प्रॉफिट आर गिवन सेपरेटली वी शुड इंक्लूड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड 3 कॉम्पोनेंट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली। कहने का मतलब है अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड सब कुछ होगा, इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह सब इंक्लूड होगा, वैसे वापस इंक्लूड मत करिएगा। नेक्स्ट दैट इज टैक्सेस ऑन वेल्थ टैक्स हो गया, डेथ ड्यूटीज हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये सब भी कोई मैटर नहीं करता नेशनल इनकम में, ठीक है, दैट इज नॉट रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट दैट इज इनकम फ्रॉम income tax should be included only if the taxes are deducted such as TDS by the employees from the wages and salaries. To extent wages and salaries received by the employees will be less than the income actually earned by them. However, if the income tax is paid by the individuals themselves out of the wages and salaries, income tax should not be counted separately. तो ऑब्वियसली बात है कि जब इनकम टैक्स हमारा क्या है TDS वाला ही हम काउंट करेंगे। TDS वाला क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स। कहने का मतलब है कि मतलब जहाँ से आप ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हो वो एम्प्लॉयर आपकी टैक्स काट के ही आपका इंक्लूड करेगा, ठीक है। सो दिस शुड बी इंक्लूडेड, okay, and if income tax is paid by the individuals themselves out of wages and salary, income tax should not be counted separately, ठीक है, उसको separately count नहीं करेंगे। So in general income paid by the employee should not be included separately in the calculation of national income, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, देखिए डिफिकल्टी सबसे पहली क्या है, आपका अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, जो अनकॉर्पोरेट जो मिक्स्ड इनकम है, आपने ऑलरेडी बता दिया, उसकी रिलायबल इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। अब जो कितने रेडी वाले हैं, कितने फ्रूट सेलर्स हैं, छोटे मोटे जो काम करते हैं, कितने लोग हैं मतलब अपने जो छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं, उनकी आप इनकम बेसिकली उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी में, तो उसकी इनकम निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज पर द नेशनल इनकम कन्वेंशन ऑन द assumption that government borrowings are used for the consumption unproductive services, ठीक है। however some economists object to this since a part of government is, तो कई बार इसमें एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉन्ट्रोवर्सी है कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट को भी नेशनल सरकार जब मान लीजिए पूरा देश कर्जा ले रहा है, तो मान लीजिए कोई हो सकता है कि वॉर सिचुएशन हो या बहुत ही बुरी हालत हो, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि वो डेवलप रोड भी बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, प्रोडक्टिव पर्पस पे होते हैं, तो उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ डिबेट है। नेक्स्ट थर्ड, इनकम रिसीव्ड आर जनरली कैलकुलेटेड फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो हम जो इनकम रिसीव कहाँ से, जो ITR भरते हैं, तो आपको पता ही कितने ITR भरते हैं, कितने ITR यहाँ पे नहीं फिल करते हैं, ठीक है, टैक्स पेयर का आपको पता ही है। तो ये भी आपका एक तरह का क्या है, डिफिकल्टी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा सारा खत्म होता है इनकम मेथड। सो इनकम मेथड of for estimating national income is useful because it provides the information about the distribution of national income। तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो कौन रिफ्लेक्ट करता है, तो आपका इनकम मेथड करता है अमंग द वेरियस फैक्टर्स लाइक वेजेस, प्रॉफिट एंड द इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, जो भी बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है इन द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे दूसरा हमारा भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, यू एंजॉयड इट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masih and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to cover that is chapter number 20, last chapter, measuring national income. So हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, हम सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड के सारे स्टेप्स पढ़ लेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स जो भी इसमें यूज हो रहे हैं वो पढ़ लेंगे, राइट। इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं वो भी पढ़ लेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से आपको अगर समझ में आ गया, आप खुद भी इसके नोट्स बना सकते हैं एंड इवन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल सॉल्व। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, विद पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर टू अंडरस्टैंड दिस।
देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हमें निकालनी क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है, और हमारे देश में पर्टिकुलरली नेशनल इनकम को इसको बोला जाता है एनएनपीएफसी को बोला जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन इंडिया कौन सा नेशनल इनकम एग्रीगेट यूज किया जाता है टू एज अ नेशनल इनकम। ठीक है, किस बेसिकली प्रोडक्ट को या किस नेशनल प्रोडक्ट को बेसिकली नेशनल इनकम माना जाता है या नेशनल इनकम कंसीडर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एनएनपीएफसी। तो इंडिया में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को अल्टीमेटली नेशनल इनकम माना जाता है। तो हमें बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड से ये निकालना है। तो उसके ये स्टेप्स हमें दे रखे हैं कि कैसे कैसे आप फाइंड करेंगे, क्या क्या यूज करके आप बेसिकली हमारी कंट्री में लास्ट में या हमारी इकोनॉमी में इंडिया में आप एनएनपीएफसी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्सपेंडिचर होता है क्या। एक्सपेंडिचर मतलब हम जितना स्पेंड करते हैं, तो इकोनॉमी में कौन कौन स्पेंड कर सकता है ये भी पता होना चाहिए। तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स है जो स्पेंड कर सकते हैं। एक तो हाउस होल्ड हो गए, हम लोग हो गए, एक प्राइवेट कंपनीज हो गई, है ना, एक हो गई सरकार हो गई, और एक आपका एक्सपेंडिचर आएगा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बेसिकली आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस होगा बेसिकली वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली वो चीज आपका क्या है, आपका ये 4 चीजें हैं जो कि 4 सेक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी में स्पेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का जो एक्सपेंडिचर है ऐड कर देंगे बेसिकली, और इसमें से कुछ प्लस माइनस करेंगे तो हमारा क्या अल्टीमेटली आ जाएगा, एनएनपीएफसी आ जाएगा, विच इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। क्लियर हो गया। तो अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, फिर डेप्रिसिएशन, ये तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये 4 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम ये सब चीजों को क्या इसमें ऐड करना है, क्या प्लस करना है, ठीक है, फाइनली वो देखेंगे एंड अल्टीमेटली विल फाइंड आउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव मूड, दैट इज अ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जहां से एक्सपेंडिचर मेथड आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बुक से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है कि एक्सपेंडिचर मेथड सबसे पहले आपको पता है द थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम इज एक्सपेंडिचर मेथड, इसे थर्ड मेथड माना जाता है। द एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स अ नेशनल इनकम एट डी पोजीशन स्टेज सच दैट व्हेन फाइनल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। मतलब कहने का मतलब है हम क्या कंसीडर करते हैं, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज में, बेसिकली उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक यूनिट्स हमारे फंक्शन कर रहे हैं इकोनॉमी में, उनका एक्सपेंडिचर बेसिकली हम ऐड कर देते हैं एंड वी गेट द नेशनल इनकम। सो इसकी अगर डेफिनेशन आती है, आपको क्या ध्यान रखना है, इट मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स एट द मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे मार्केट प्राइस को कंसीडर करेंगे वाइल एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन बाद में हम क्या कर देंगे, टू फाइंड द एनएनपीएफसी हम इसमें से एनआईटी माइनस कर देंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल के ध्यान रखिएगा कि बेसिकली इनिशियली एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है हमारा, आपका निकल के आता है फाइनल, आपका निकल के आता है जो बेसिकली दैट इज अ जीडीपी। आपको ध्यान रखना है जीडीपी एट एमपी निकल के आता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। आपको देखिए प्रीवियस चैप्टर आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इट मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल प्रोडक्ट्स एट द मार्केट प्राइस। ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स लेने हैं और कौन से प्राइस पे लेने हैं, मार्केट प्राइस पे लेने हैं। आपको पता है 2 तरह के प्राइस होता है, एक फैक्टर कॉस्ट होता है, एक मार्केट प्राइस होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस ही लेना है वाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन लास्ट में हम माइनस करके बेसिकली हम क्या करेंगे, आप फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाउस होल्ड होता है, बिजनेस सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर, मतलब कौन कौन स्पेंड करेगा। एक तो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब एक तो यहाँ से एक्सपेंडिचर आएगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी, और चौथा जो है नेट एक्सपोर्ट। तो मैंने ऑलरेडी आपको नेट सेल में बता दिया, हम आगे और डिस्कस कर देंगे इसको डीपली। ठीक है, लास्ट में है स्टेप 3 है आपका मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कैसे बेसिकली हम मेजर करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर इन सब चीजों का आप खर्चा ऐड कर दोगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, तो आपका जीडीपी एमपी निकल के आएगा। वही एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि अगर आप ये 4 चीज इकोनॉमी में ऐड करते हैं तो आप कहां पहुंच जाते हैं, जीडीपी एमपी में पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एनएनपीएफसी फाइंड करना है, आपको पता है नेशनल इनकम में। ठीक है, वो हम 4-5 चीजें प्लस माइनस करके आपको पता है वो हम निकाल लेंगे, डोंट वरी, वो आपको क्वेश्चन में भी दिया होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जीडीपी एमपी से अगर आप 4 चीज ऐड करते हो जो कि बेसिकली आपकी कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, तो आप जीडीपी एमपी निकल के आता है, उससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो इसमें सबसे पहले आपको ये 3 चीजें सब समझ में आ गई होंगी, और अल्टीमेटली जब ये 4 चीजों को ऐड करते हो तो आप जीडीपी एमपी आपका निकल के आता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये है, इसमें जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि ये है पर्टिकुलर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला वाला क्या है हमारा, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट बाय द हाउस होल्ड्स, प्राइवेट नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स लाइक स्कूल्स, क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो बेसिकली प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो परचेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स होता है एंड सर्विसेज एक्सेप्ट हाउसेज बाय हाउस होल्ड्स
एंड बेसिकली इसमें आपको कंसीडर करना है कि वो सारी चीज़ें आपको एक्सपेंडिचर कंसीडर करना है जो कि एक हाउस होल्ड करते हैं, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ठीक है, लाइक स्कूल्स, क्लब्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स. सो वी कैलकुलेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर by the household and the private non profit institutions serving the households on domestically produced consumer goods and services बाय मल्टीप्लाइंग द सेल ऑफ. बेसिकली आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर पहली चीज में कि आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या आता है. देखिए इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें हमारा क्या आता है कि एक तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड आता है और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो कि सर्व कर रहे हैं हाउस होल्ड को, उनका खर्चा आपको आता है. ये आपको ध्यान में रखना है. दो इतना डीप पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको सिंस एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जो सेकंड कंपोनेंट था वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स द एडिशन टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल. मतलब ये बेसिकली कैपिटल गुड्स पे जो हमारा खर्चा होता है. जो पहला था हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, वो था कि जो कंज्यूमर गुड्स पे, तो कंज्यूमर गुड्स मोस्टली हाउस होल्ड ही करते हैं, है ना, और कुछ प्राइवेट जैसे स्कूल्स वगैरह हॉस्पिटल्स वो भी करते हैं, तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं. लेकिन जो दूसरा वाला होता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है? कैपिटल गुड्स पे जो हमारा खर्चा होता है. ठीक है, कैपिटल गुड्स में अब आप बोलेंगे कि हम लोग कैसे कैपिटल गुड्स पे खर्चा कर सकते हैं. तो हम लोग, हमारे जो रेसिडेंशियल हाउसेस हैं वो हमारा कंज्यूमर गुड नहीं होगा, वो हमारा किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा. ध्यान रखिएगा. तो हाउस होल्ड में हम लोग जो हर कोई बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का जो एक कंपोनेंट आएगा या एक बेसिकली टर्म आएगा, वो है आपका रेसिडेंशियल हाउसेस. मतलब रेसिडेंशियल हाउसेस आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, भले ही वो आपका है, ठीक है, भले ही आप उस आपका वो बिजनेस के अंडर, आप वो पर्टिकुलर कोई बिजनेस यूनिट ना हो, भले ही वो रहने के लिए, लेकिन वो सिंस कंज्यूमर गुड नहीं है, कैपिटल गुड के अंडर आता है, इसलिए आपका रेसिडेंशियल हाउसेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है. ध्यान रखना. और बाकी तो आपको पता है मशीनरी, फैक्ट्रीज, ये सब तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता ही है. ठीक है, तो बेसिकली जो इन सब पे जो खर्चा किया जाता है हमारी इकोनॉमी में, वो हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, लाइक कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्लियर. और जो हाउस होल्ड्स में ध्यान रखिए, जो हाउस होल्ड हम लोग हैं, हम जो रेसिडेंशियल हाउसेस परचेस करते हैं या कोई सरकार करती है, कोई भी करता है, रेसिडेंशियल हाउसेस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नॉट द फर्स्ट वन दैट इज अ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. क्लियर हो गया. उसमें हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड घर खरीदेगा, अगर रेसिडेंशियल हाउस बनाएगा, खरीदेगा, वॉट एवर में भी, वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा. ये ध्यान रखिएगा. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में. ठीक है, अब इसकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं. इसके मतलब बेसिकली आप कह सकते हो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं. एक तो है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इसमें क्या होता है? बेसिकली जो खर्चा, जो परचेस ऑफ न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों पे, जो इरिगेशन, टेलीफोन लाइंस, डैम, और ओके, इन सब चीज़ों पे जो बेसिकली खर्चा किया जाता है, जो बिजनेस एंटिटीज खर्चा करती हैं, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट. सेकंड है हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? लाइक जो वेयर हाउसेस पे खर्चा किया जाता है, स्टोर, शेल्फ, शोरूम फ्लोर्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें हमारी क्या आती है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होती है. ठीक है, और लास्ट है हमारी दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन द रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ न्यू हाउसेस. तो ये अलग ही कैटेगरी है. देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो हाउस होल्ड भी अगर कोई घर खरीद रहे हैं या कोई भी खरीद रहा है घर, लैंडलॉर्ड्स वॉट एवर में भी, तो वो हमारा क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इसमें तीन चीजें आती हैं, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज योर दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अगर इसे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ लें, तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बेसिकली हमारा क्या क्या चीजें आती हैं? तो ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस कैपिटल आता है, इसमें इन्वेंट्री आता है, और ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आता है. ठीक है, तो आई होप आपका जो सेकंड पॉइंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, थर्ड जो हमारा है दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. मतलब कुछ सरकार के भी आपको पता है कुछ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होते हैं. तो कौन कौन से इसमें चीजें आती हैं, ये आप पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे. सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि करंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो अभी के जो सरकार खर्चा कर रही है, मतलब जो अभी खर्चा हो रहा है रिसेंटली ऑन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, सच दैट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो उसे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. और कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो हमारा जो बेसिकली सरकार लोगों के लिए करती है. अब सरकार लोगों के लिए क्या करेगी वो पढ़ लेते हैं आगे. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जनरली टेकन अलॉन्ग विद द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देयरफॉर वी टेक हियर द जर्नल गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर. सिंस आपको पता है कि हम क्या करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम गवर्नमेंट के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं. तो हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, देयरफॉर वी टेक हियर द जर्नल गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ओनली. ठीक है, द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द जर्नल गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज में आपकी बेसिकली क्या आएगा, आपके जो कंज्यूमर गुड्स है जो सरकार खर्च करती है, वो उसको इंक्लूड करेंगे. इट कंसिस्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, सैनिटाइजेशन, ये सब पे जो खर्चा होता है दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सो गवर्नमेंट इन अकर्स the expenditure in providing these services to the public to satisfy their collective wants. That's why this expenditure is regarded as the government final consumption expenditure. ठीक है, so government final consumption expenditure is valued in terms
ऑफ द कॉस्ट टू द गवर्नमेंट सिंस द गवर्नमेंट सर्विसेज हैज नो मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल इतना बस ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आपकी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपका दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट। वो तो आपको पता ही है। बेसिकली नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? ओके, नेट एक्सपोर्ट होता है जो बेसिकली एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स आर द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन विद द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। बेसिकली आप कह सकते हो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दोनों का, गुड्स और सर्विसेज का, तो वो हमारा जो डिफरेंस होता है दैट इज अ नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी और इन चार चीजों को ऐड करके आपका क्या निकल जाएगा? जीडीपी एमपी निकल जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ओके, तो आपको यहाँ से अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला था कि एक्सपेंडिचर मेथड में आपका जो इनिशियली क्या निकल के आता है? जीडीपी एमपी निकल के आता है, अगर आप ये चार चीज़ों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें आपको मैंने बताया था कि जो सेकंड वाला था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें तीन चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ये चार चीज़ें दी होंगी एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन में, तो इन चीज़ों को आप ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो एक गलती क्या करते हैं बच्चे? बहुत ज़्यादा एक गलती करते हैं। कई बार क्या होता है, ये चार चीज़ें भी दी होती हैं और ये तीनों चीज़ें भी दी होती हैं, तो बच्चे ये चार तो ऐड करते हैं प्लस ये भी ऐड कर देते हैं। देखिए नहीं, अगर ये दिया हो तो आप ये मान के चलेंगे ऑलरेडी इन ये चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, तो इनको आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो उतनी ही वैल्यू होगी जितनी इसकी है। मेरी बात समझ में आई? तो आपको एक ही बार इंक्लूड करना है। मतलब अगर आपने इन तीनों को ऐड कर लिया तो इसको छोड़ देंगे, और अगर आप इसको ले रहे हैं, बेसिकली इसको ले रहे हैं, तो इन तीनों को इग्नोर कर देंगे आप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कई बच्चे ये भी ऐड कर देते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं, ये भी ऐड कर देते हैं, और ये तीन भी ऐड कर देते हैं। बेसिकली ये तीन तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ही ना। तो अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। इसके लिए आपको ये अच्छे से फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। तो आपको क्या करना है? बेसिकली ये चार चीजें होती हैं। अगर ये चार चीजें आपको मिल गई तो चौथी चीज, पांचवी चीज आपको कुछ नहीं देखना है। आप इन सबको ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इससे एनएनपी एफसी निकालना है। वो कैसे निकालना अभी बताता हूँ। ठीक है, कुछ प्लस माइनस चार पांच चीजें, तीन चार चीजें माइनस करनी होती है, प्लस माइनस करनी होती है, देन वी विल अल्टीमेटली ड्राइव टू आवर नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एफसी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इससे जीडीपी एमपी निकलता है, इन चार चीजों को ऐड के जीडीपी एमपी निकलता है, और इसमें बेसिकली ये जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे आते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस के लिए। ठीक है, इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वो आते हैं, इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको तीन चार प्रिकॉशंस आपको इस पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू ही इंक्लूड करनी है, जो उस पर खर्चा हो रहा है। हम यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स जो आपके नहीं आएंगे। दूसरा बात है आपका एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स आपका एक्सक्लूड किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो सेकंड हैंड गुड्स हैं, ठीक है, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड। जो सेकंड हैंड गुड्स पे हम खर्चा करते हैं वो उसका इंक्लूजन नहीं होगा। इसका इंक्लूजन क्यों नहीं आएगा? ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि नेशनल इनकम हम करंट ईयर का निकाल रहे हैं। क्योंकि जो सेकंड हैंड चीज बनी थी, मान लो वो 5 साल पहले बनी थी, तो वो 5 साल पहले उस पर्टिकुलर ईयर के नेशनल इनकम में ऐड हो गई होगी उसकी वैल्यू, तो हम दोबारा उसकी ऐड नहीं कर सकते। तो जो नई चीजें बन रही हैं उसकी वैल्यू ही इंक्लूड की जाती है करंट ईयर में। थोड़ा सा करंट ईयर के लिए निकाला जाता है, आपको पता है, नेशनल इनकम। तो हमारा इसलिए हम सेकंड हैंड चीजों की, अगर जो मान लो कोई चीज बेचता है, सेकंड हैंड चीज बेचता है, तो उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? उसमें उसमें कुछ नई चीजें ऐड नहीं हो रही, बस क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है। ठीक है, देन एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड। ध्यान रखिएगा, अगेन ये जो हमारे शेयर्स हैं, जो हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, शेयर्स बॉन्ड्स, इसको भी एक्सक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट करता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप रिफ्लेक्ट करता है कि इतने शेयर इसने खरीद लिए, तो बेसिकली ओनरशिप एक बंदे से दूसरे इंसान के पास चली गई। ठीक है, तो ये चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट, जैसे किसी को कोई चैरिटी में दे देना, कोई किसी को ओल्ड एज पेंशन दे देना, है ना, किसी को ऐसी फंड्स दे देना, एड दे देना, वो सब चीजें भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब चार पांच चीजें, तो ज्यादा नहीं याद रखना है, ऊपर आप चार पांच चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली इस पे। अब देखिए, ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड है आपका। एक्सपेंडिचर मेथड में ये चार चीजें आपको मैंने बता दी, इन चार चीजों को आप ऐड करेंगे तो आप क्या क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी आ जाएगा। इतना समझ में आ गया था आपको? अब आपको लेके निकालना क्या है? एनएनपी एफसी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टेप चलते हैं। पहले ये ग्रॉस है, अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं इस पूरे में से, तो हमारा क्या आ जाएगा? एनडीपी क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। समझ में आ गया? तो डेप्रिसिएशन आपका इसमें से माइनस होगा तो हमारा क्या आ जाएगा? फिर एनडीपी एमपी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें से एनडीपी एमपी में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फिर एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। क्योंकि पता है, अगर जब भी आप एमपी में से एनआईटी माइनस कर देंगे, मतलब तो हमारा क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या इसको ऐड करेंगे? दैट इज एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो जब इसको आप ऐड करेंगे एनएफआईए, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये डी है वो एन में बदल जाएगा, दैट इज एनएनपी, हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली एफसी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इन इन चारों को ऐड करोगे तो हमारा जीडीपी एमपी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है इसमें से,
नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करना है और ये फोर्थ वाला आपको इसमें ऐड करना है। तो दो ये इतना करने के बाद ये जो सेकंड एंड थर्ड है वो आप माइनस करेंगे और फोर्थ वाला आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा अल्टीमेटली नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपने देखा भी होगा कि देखिए सबसे पहले आपका जो फर्स्ट ये है, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में से हमने 2 माइनस किया -2, देखिए, और 3 माइनस किया -3, और ये आपका जो 4 है ये आपका प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर हो गया। इसके कुछ आप क्वेश्चंस करना, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत अच्छा आपको एक पर्टिकुलर पेज में तीनों मेथड्स दे रखे, तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया है, तो इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो प्लीज डू लाइक द एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।